माँ मैं निकल रहा हूँ और आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। आज थोड़ा काम ज्यादा है। सूरज बेटा, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? वो आज शांता की बहू की गोद भराई की रस्म थी। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ मेरे पास तो बस 20 रुपए ही है। ये भी मेरे किराए के ही पैसे हैं। आप इन्हें रख लीजिए। आज मैं पैदल ही काम पर निकल जाऊंगा। सूरज अपनी माँ जमुना को अपनी जेब से 20 रुपए का पुराना नोट निकालकर दे देता है और पैदल पैदल अपने दिहाड़ी के काम पर निकल जाता है। जमुना उन 20 रुपयों का काली मोतियों वाला बच्चे के लिए एक ब्रेसलेट लेती है और गोद भराई की रस्म में शांता की बहू को देते हुए कहती है, जब तेरा बच्चा हो जाएगा ना तो तू उसे अपने हाथों से इसे पहनाना। कहते हैं इसे पहनाने पर बच्चे को किसी की नजर नहीं लगती। अरे ये क्या शांता बहन, ये तुमने किन किन भिखारी को अपनी बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाया है? गोद भराई की रस्म में क्या कोई ये नजर का धागा देता है? अब जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही तो करेगा ना। मैं तो खुद पछता रही हूँ इन जैसे गरीबों को अपने बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाकर। सुनीता और शांता की बात सुन जमुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने गरीबी की हालातों से मारी जमुना उन्हें क्या ही जवाब दे पाती। जमुना चुपचाप से खड़े होकर उन दोनों के मुंह से अपनी गरीबी का मजाक उड़ता हुआ सुनती है कि तभी अचानक एक शीतल नाम की लड़की सुनीता और शांता के पास आती है। आंटी जी, एक बात बताइए, आपने अपनी बहू को उसकी गोद भराई की रस्म में ऐसा कौन सा तोहफा दे दिया है जो आप उनके दिए हुए तोहफे का मजाक उड़ा रही है? आंटी, नीलम तो आपकी बहू है ना, फिर भी ये गोद भराई का सारा इंतजाम नीलम के घर वालों ने किया है। और सुनीता आंटी, आपने भी तो नीलम के होने वाले बच्चे के लिए बस ये झुनझुना दिया है। अरे तोहफा देने वालों में तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसका प्यार देखा जाता है, समझे आप लोग? शीतल का ऐसा कड़क जवाब सुन शांता और सुनीता का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती है। बिटिया, तुम कौन हो? पहले मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम जमुना है और मैं यही पास वाले गांव से आई हूँ। नीलम मेरी बचपन की सहेली थी तो मुझे तो उसकी गोद भराई की रस्म में आना ही था। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। शीतल की सादगी सुंदरता जमुना को काफी भा जाती है और सबसे जरूरी चीज शीतल के लंबे काले घने बाल। पूरे गांव में किसी के इतने लंबे बाल नहीं थे जितने शीतल के लंबे बाल थे। शीतल के लंबे बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, जिसे देख जमुना काफी खुश होती है। कितनी सुंदर लड़की है, लगता है काफी अच्छे घर से है। इसके बाल भी कितने ज्यादा लंबे और सुंदर है। काश ये मेरे बेटे सूरज से शादी कर ले। जमुना के बेटे सूरज की अब शादी लायक उम्र हो चुकी थी, इसलिए जमुना पंडित जी से बात कर अपने बेटे सूरज के लिए अपने ही जैसी गरीब की लड़कियां देखने लगती है कि तभी जमुना के हाथ शीतल का रिश्ता लगता है। इस लड़की को तो कब से मेरा बहू बनाने का सपना था। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए और जल्द से जल्द मुझे लड़की के माता पिता से मिलवाइए। शीतल भी जमुना की तरह ही एक गरीब परिवार से थी। जमुना शीतल की माँ से मिलकर शीतल और सूरज का रिश्ता तय कर देती है और कुछ समय में गरीब सास की लंबे बाल वाली बहू अपने ससुराल आ जाती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। बहू, तेरे आने से पहले तो मैं और सूरज इस एक कमरे वाले घर में ही रह लेते थे, लेकिन अब तुम्हें अपनी गृहस्थी बसानी है। आज के बाद तुम और सूरज इस कमरे में सो जाओ और मैं बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाऊंगी। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में आंगन में सोएगी और हम लोग कमरे में? मैं बाहर आंगन में ही तो सो रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। जमुना बाहर आंगन में खटिया डालकर सो जाती है। वही शीतल और सूरज घर के अंदर सो रहे होते हैं। तभी अचानक आधी रात को शीतल की आंख खुलती है और वो उठ जाती है। शीतल जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर आंगन में आती है तो वो देखती है कि आंगन में जिस पेड़ के नीचे उसकी सास सो रही है, उस पेड़ की एक डाली टूटकर जमुना पर गिरने वाली है। हे भगवान, ये डाली तो बहुत बड़ी है, अगर माँ पर गिर गई तो उन्हें काफी चोट आ सकती है। इससे पहले वो डाल जमुना पर गिरती, अचानक शीतल की लंबी चोटी किसी सांप की तरह लड़ते हुए सीधा उस पेड़ के पास जाती है और उस टहनी को जमुना पर गिरने से पहले ही अपनी चोटियों से पकड़ लेती है।
भगवान का शुक्र है कि टहनी माजी पर नहीं गिरी। शीतल अपने लंबे बालों से उस टहनी को दूर कर सकती है और वापस शीतल के बाल पहले की तरह हो जाते हैं और शीतल घर के अंदर जाकर सो जाती है। दरअसल शीतल के काले बाल कोई साधारण बाल नहीं थे, बल्कि वो जादुई बाल थे। शीतल को ये जादुई लंबे बाल उसकी माँ ममता की वजह से मिले थे और ममता को उसकी माँ शारदा की वजह से। शीतल के खानदान को जादुई बालों का वरदान मिला हुआ था। शीतल इन बालों को कभी भी लंबा और छोटा कर सकती थी और इनसे कई तरह के काम भी करवा सकती थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए आपको क्या खाना है? हर किसी लड़की के लिए उसकी पहली रसोई की रस्म बहुत खास होती है, लेकिन बहू, तेरी पहली रसोई की रस्म करने के लिए घर में कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। क्या हुआ माँ जी, घर में जो कुछ भी है उससे ही कुछ ना कुछ बना लूंगी। बस थोड़ा सा आटा, चावल और 2 सब्जी रखी है, इसके अलावा घर में और कुछ भी नहीं है। शीतल जैसे ही चूल्हे के पास जाती है तो देखती है कि सच में घर में कुछ भी अच्छा पकाने के लिए सामान नहीं है। अब मैं क्या करूं? पहली रसोई की रस्म में अगर मैं दाल चावल या रोटी सब्जी बना दूंगी तो कैसा लगेगा? माँ जी के पास भी पैसे नहीं हैं और उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। अरे शीतल दीदी, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं किस दिन काम आऊंगी। अरे हाँ, मैं तो अपने ये जादुई लंबे बालों को भूल ही गई थी। आज तो मैं इनके इस्तेमाल से अपनी पहली रसोई में इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी ना कि माँ जी और ये तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल के लंबे बालों में एक सुनहरी रोशनी होती है और देखते ही देखते शीतल की रसोई अलग अलग पकवानों से भर जाती है, जिसे देख शीतल काफी खुश होती है और अब एक एक कर सारे पकवान अपने पति और सास को परोसने लगती है, जिसे देख सूरज और जमुना काफी हैरान होते हैं। अरे बहू, ये इतने सारे पकवान कहाँ से आए? इतने पकवान तो शादी में भी नहीं होते जितने तूने अपनी पहली रसोई में बना दिए। इतना सब कुछ बनाने के लिए तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था, तुमने ये सब कैसे बनाया? अरे वो शादी में जो मुझे शगुन के पैसे मिले थे, मैं उन्हीं पैसों से राशन ले आई। अब छोड़िए ना ये सब और जल्दी से खाना खाकर बताइए कि सब कैसा है। न जाने कितने अरसों के बाद सूरज और जमुना ने पेट भरकर इतना अच्छा खाना खाया था। दोनों माँ बेटों की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं, जिसे देख शीतल कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप दोनों को खाना अच्छा नहीं लगा? कहीं मिर्च मसाले ज्यादा तो नहीं हो गए? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ये सब खाना खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात अन्नपूर्णा ने ही अपने हाथों से खाना तैयार किया हो। हमारी आंखों में ये जो तू आंसू देख रही है ना, ये खुशी के आंसू है। आज तेरी वजह से न जाने कितने समय के बाद मुझे और मेरे बेटे को भरपेट, वो भी इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। तो तू हमारे लिए देवी से कम नहीं है। शीतल की सास जमुना और पति सूरज उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। शीतल भी एक अच्छी बहू और पत्नी होने के सारे फर्ज निभाती है और अपने जादुई बालों से आए दिन छोटे मोटे जादू किया करती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, मेरे तो कमर ही दुख गई, लेकिन ये झाड़ू पोछा तो अभी भी रह गया। लगता है अब मुझे फिर से अपने जादुई बालों का इस्तेमाल करना ही होगा। शीतल अपने लंबे जादुई बाल का इस्तेमाल करके झटपट झाड़ू और पोछा कर देती है। तभी शीतल के सास जमुना भी मंदिर से घर आ जाती है। अरे शीतल बहू, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मंदिर गई तो सारा घर कितना बिखरा हुआ था और अब देखो किसी हीरे की तरह घर चमक रहा है, जैसे जादू से इसकी सफाई कर दी गई हो। माँ जी, आप कैसी बात कर रही है? यहाँ भला कोई जादू कैसे हो सकता है? ये सब तो मैंने अपने हाथों से साफ किया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शीतल घर में आई तब से शीतल कुछ ना कुछ जादू किया करती थी। जो काम 2 घंटे से पहले नहीं हो सकता था, वही काम आधे घंटे में हो जाया करता था, जिसे देख जमुना को शक होने लगा था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही है? बहू, सूरज जिस सेठ के यहाँ पर काम करता था, वो सेठ ने सभी मजदूरों को काम से निकाल दिया है। न जाने कैसे इस घर का खर्चा चलेगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।
अपनी सास को इस तरह यूं टेंशन में देख शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब वो रात में सबके सोने का इंतजार करती है। सबके सोते ही शीतल, मैं जानती हूँ कि मैं अपने लंबे बालों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन घर वालों को सच में इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। जादुई लंबे बालों की मदद से ढेर सारे सोने के सिक्के मांगती है। देखते ही देखते शीतल के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है कि तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन होती है और शीतल के सामने उसका पति सूरज और सास जमुना खड़ी होती है, जिसे देख शीतल काफी घबरा जाती है। बहू, ये सब क्या है? ये सब तूने कैसे किया? कौन हो तुम? हाँ शीतल, बोलो, कौन हो तुम? कहीं तुम कोई छलावा या कोई चुड़ैल तो नहीं? जमुना और सूरज के पूछने पर शीतल उन्हें अपनी जादुई लंबे बालों की सारी कहानी बता देती है और रोते हुए उनसे कहती है, माँ जी, सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपने जादुई लंबे बालों के बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर किसी को मेरे लंबे बालों के बारे में पता चल जाता तो न जाने कैसा अनर्थ होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बात छुपाकर गलती की है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस हम तेरी बात समझ गए। हम तो बस हकीकत जानना चाहते थे, जो हम जान गए। और तू फिक्र मत कर, तेरे इन जादुई बालों का हम कभी भी कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए जो मुझे ऐसी बीवी और माँ को ऐसी बहू मिली। अपने पति और सास की बात सुन शीतल काफी खुश होती है। सोने के सिक्के की वजह से शीतल के ससुराल की गरीबी की हालत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है। अरे पूनम, आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई कॉलेज से। हाँ माँ, बाकी की क्लासेस कैंसिल हो गई थी, इसलिए जल्दी आ गई। अब आ गई है तो मेरे साथ बैठकर यहाँ सब्जियाँ साफ करवा। आज मैं तुझे फल्ली और करेले की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ओहो माँ, मुझे खाना बनाना आता तो है, तो फिर आप क्यों हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हो? आप जानती तो हो कि मुझे ये सब्जियाँ काटना और उन्हें पकाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो शादी से पहले किसी भी लड़की को नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद तो तुझे ये सब करना ही होगा ना। कल को ससुराल वालों को सिर्फ रोटी और चावल तो बनाकर नहीं खिलाएगी। तो माँ, मुझे कौन सा वहाँ जाकर हर रोज 10 तरह की सब्जियाँ बनानी होगी? सिर्फ 1 या 2 तरीके की तो सब्जी बनानी होगी। पूनम कहने को तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे सब्जियां बनाना कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं था, जिसके चलते पूनम जब भी अपने घर में खाना बनाती तो वो ज्यादातर सिर्फ 1 या 2 तरह की सब्जियां ही बनाती। ऐसे ही समय गुजरता गया और अब पूनम की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जिसके चलते पूनम के माता पिता एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करा देते हैं। आज पूनम की उसके ससुराल में पहली रसोई होती है। बाकी सब तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये सब्जी बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक काम करती हूँ, पनीर की 2-3 तरह की सब्जी बना देती हूँ और पूरी चावल तो बनाऊंगी ही, साथ में मीठे में हलवा बना देती हूँ। पूनम अपनी पहली रसोई की लिस्ट बनाकर जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि सारी रसोई ढेर सारी सब्जियों से भरी हुई है। ये रसोई है या सब्जी मंडी? खैर छोड़ो, लगता है मेरे ससुराल वाले एडवांस में ही हफ्ते भर की सब्जियां लाकर रख देते हैं। पूनम जल्दी जल्दी अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और जाकर अपने सभी ससुराल वालों को परोसती। ये लीजिए और अपनी बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए कि कैसा बना है। बहू, सारा खाना तो लेकर आओ, तभी तो बताएंगे कि खाना कैसा बना है। माँ जी, मैंने सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। क्या भाभी, आप भी ना अच्छा मजाक करती हो। उषा, भला मैं मजाक क्यों करूंगी? मैंने सच में जितना भी खाना बनाया था सब कुछ लाकर डिनर टेबल पर रख दिया है। बहू, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये 3 तरह की सब्जियां हैं, बाकी की सब्जियां कहाँ हैं? लगता है तुझे घर में किसी ने बताया नहीं। हमारे घर में हर रोज खाने में 10 तरह की सब्जियां बनती है, इसलिए तुझे भी अब से हर रोज 10 तरह की सब्जियां बनानी होगी। क्या 10 तरह की सब्जी? माँ जी, हम खाने वाले इतने से लोग हैं और हर रोज घर में 10 तरह की सब्जियां बनती है। ये घर है ना कि कोई ढाबा।
भाभी हमें पता है, लेकिन सबके घर के खाने पीने का तरीका अलग होता है, वैसे ही हमारा भी अलग है। अब आप जल्दी से जाइए और बाकी की सब्जियां बना कर ले आइए, बहुत जोरों की भूख लग रही है। बेचारी पूनम किचन में जाती है और बाकी की सब्जियों की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, ये माँ ने मेरी किस घर में शादी कर दी। लोग खाने में 1, 2, 3 या 4 तरह की सब्जियां खाते हैं, वो भी कभी कभी, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो हर दिन 10 तरह की सब्जियां खाते हैं। पूनम, अब तो तेरा हो गया। जिस पूनम ने अपने मायके में मुश्किल से साल भर में 2-3 बार सब्जी बनाई थी, अब इसी पूनम को अपने ससुराल वालों के लिए हर दिन 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनानी पड़ती है। जब से ससुराल आई हूँ तब से आधे से ज्यादा दिन तो मेरा रसोई में 10 तरह की सब्जियां बनाने में ही गुजर जाता है। मुझे तो लगता है ये लोग शादी कर कर बहू को नहीं बल्कि सब्जी बनाने वाली बावर्ची को उठाकर लेकर आए हैं। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। कुछ समय गुजर जाता है। एक काम करती हूँ, आज सबके लिए पुलाव बना देती हूँ। कम से कम एक दिन तो मुझे 10 तरह की सब्जियां बनाने से छुटकारा मिलेगा। पूनम पतीला भरकर अपने ससुराल वालों के लिए पुलाव बना देती है, लेकिन जैसे ही सभी लोग खाने में पुलाव देखते हैं, ये क्या भाभी, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए राजमा बनाना, लेकिन आपने तो ये पुलाव बना दिया। तुझे इतना वक्त हो गया है ससुराल में, लेकिन ये नहीं पता कि हमें तीनों वक्त सिर्फ सब्जियां खाना पसंद है, लेकिन तूने फिर वही पुलाव बना दिया। आज घर में कुछ ज्यादा ही काम थे, इसलिए मंडी जाकर सब्जी ला ही नहीं पाई थी, तो मुझे घर में सबके लिए पुलाव ही बनाना पड़ा। अगर एक वक्त आप सब लोग पुलाव खा लोगे तो क्या हो जाएगा। बहू, आज एक बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा ले। ये दुनिया इधर से इधर हो सकती है, सारे पहाड़ झुक सकते हैं, रात में दिन और दिन में रात हो सकती है, लेकिन हम लोग 10 तरह की सब्जियां खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। अपनी सास की ये बात सुनकर पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिसके बाद अब सभी लोग बाहर से अलग अलग तरह की 10 सब्जी ऑर्डर करके खाते हैं। पिछले जन्म में ये सब लोग सब्जियां ही रही होंगी, तभी तो इन्हें सब्जियां इतनी पसंद है। पूनम अपने ससुराल वालों की हर दिन 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने की इस आदत से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन बेचारी पूनम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां बनाने के चक्कर में कभी पूनम की उंगली कट जाती तो कभी उसका हाथ जल जाता। मेरा हाथ, अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा तो मैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर वक्त सब्जियां बनाती रहती। हे भगवान, क्यों मैंने रिश्ते के लिए हाँ कहा। कभी कभी तो लगता है एक दिन इन सब के लिए सब्जियां बना बनाकर मैं पागल ना हो जाऊंगी। अब तो मेरे सपनों में भी सिर्फ ये सब्जियां ही आती है। पूनम की शादी को साल भर होने को आ जाता है, लेकिन उसके ससुराल वालों की 10 तरह की सब्जियां खाने की आदत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। हर रोज सब्जी बना बनाकर अब तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊं। पूनम किचन में ढेर सारा आलू लेती है और आलू से ही 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों को देती है, जिसे देख ये क्या पूनम, आलू की भुजिया, आलू तरी, आलू की सूखी सब्जी, आलू ही बनाया है क्या घर में? बाकी सब्जी नहीं थी? लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बनाऊं। इंसान हूँ, रोबोट नहीं जो हजारों आइडिया अपने दिमाग में लेकर घूमूं। अब जो बना है खा लो। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए आए दिन पूनम एक जैसी ही सब्जियां बनाने लगती है और कभी कभी तो जानबूझकर सब्जी में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च का पाउडर भी मिला देती है। भाभी, ये भिंडी की सब्जी है या मिर्ची की? कितनी तीखी सब्जी है, मेरी तो जुबान ही जल गई। अरे बहू, ये कैसी कैसी दाल बनाई है तूने, सिर्फ नमक ही नमक है इसमें। माँ जी, वो क्या है ना, अब 1-2 तरह की सब्जियां तो मुझे बनानी होती नहीं है जो मैं बिल्कुल ध्यान से बनाऊं। हर वक्त 10 तरह की सब्जियां बनानी होती है तो थोड़ी बहुत तो गलती होना लाजमी है। पूनम की इन सभी चीजों के करने के बावजूद उसके ससुराल वालों की हर रोज 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने की आदत नहीं छूटती, जिसके चलते बेचारी पूनम अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और हर रोज अलग अलग तरह की सब्जियां बनाती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज पूनम और रोहन की शादी की सालगिरह होती है। शादी की सालगिरह मुबारक हो तुम दोनों को। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी ऐसी ही सलामत रहे। भाभी, आज तो आपकी एनिवर्सरी है, तो आज आप हमें क्या बनाकर खिलाने वाली हो?
भाभी आज तो कुछ स्पेशल बनाना आप मेरे लिए, शाही पनीर और दाल मखनी। और भाभी मेरे लिए मलाई कोफ्ता और दम आलू। एक एक कर सभी घरवाले अपनी अपनी फरमाइशों की सब्जी पूनम को बता देते हैं, जिसके बाद पूनम अपनी शादी की एनिवर्सरी पर भी रसोई में सबके लिए उनकी मनपसंद सब्जियां बना रही होती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। शाम होने को आई है और तूने अभी तक सारी सब्जियां तैयार नहीं की, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ भाभी, भला इतने धीरे धीरे कौन हाथ चलाता है? हम सभी को बहुत भूख लग रही है, जरा जल्दी सब्जी बनाया करो। जहाँ सभी बहुएं अपने एनिवर्सरी के दिन आराम करती है, घूमती है, अपने पति के साथ अच्छा वक्त बिताती है, वहीं पूनम को आज भी अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग तरह की 10 सब्जी बनानी पड़ रही थी। वहीं अपनी सास और ननंद की बात सुनकर अब पूनम अपना सारा पारा खो देती है और गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपना सारा सामान पैक कर अपने मायके जाने लगती है, जिसे देख, अरे बहू, तू अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही है? इस पागल खाने को छोड़कर। 1 साल हो गया है मेरी शादी को, लेकिन आप लोगों को एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया। हर रोज मुझसे 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनवाते हैं, लेकिन किसी ने मेरे बारे में सोचा कि हर रोज 10 सब्जियां बनाते बनाते मेरी क्या हालत हो जाती है? आज तक किसी ने भी मेरी जरा से भी मदद नहीं की। अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब से आप लोग खुद ही अपने लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाओ और खाओ। अब पूनम गुस्से में अपने मायके चली जाती है। पूनम के ससुराल वालों को यही लगता है कि पूनम 1-2 दिन में वापस लौट आएगी, लेकिन हफ्ता भर हो जाने पर भी पूनम ससुराल नहीं आती, जिसके चलते अब पूनम की सास और ननंद को ही हर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जी बनानी पड़ती है, जिसके चलते कुछ दिनों में उनकी हालत टाइट हो जाती है। उषा बेटा, अब बस, मैं अब ज्यादा किचन में काम नहीं कर सकती। ना जाने पूनम बहू कैसे हर रोज 10 तरह की सब्जियां बना लेती थी। सही कह रही हो माँ आप। आज जब हम पर बात आती है तो हमें भाभी के लिए कितना बुरा लग रहा है। हमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपने स्वाद और आदत को ही देखते रह गए। मेरे ख्याल से अब हम सभी को पूनम बहू से माफी मांगनी चाहिए और उसे घर वापस लेकर आ जाना चाहिए। पूनम के ससुराल वाले उसके मायके जाते हैं। अपने ससुराल वालों को अपने मायके में देखकर पूनम काफी हैरान होती है। आप सभी लोग यहाँ? हाँ पूनम बहू, तेरे जाने के बाद हमें हमारी गलती का एहसास हुआ। इस साल भर हमने हर दिन तुझसे 10 तरह की सब्जियां बनवाई और एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन बहू, हमें माफ कर दे, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे और अपनी ये 10 तरह की सब्जी खाने की आदत को भी छोड़ देंगे। हाँ पूनम, हम तुमसे वादा करते हैं, अब तो अपने घर लौट आओ। तुम्हारे बिना घर काफी सूना लगता है। अपने ससुराल वालों की बात सुन पूनम काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद पूनम हंसी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अब पूनम के ससुराल वाले भी अपनी 10 तरह की सब्जी खाने की आदत को छोड़ देते हैं।